एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एमसेकर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग पढ़ने वाले हैं विथ हैंड रिटन नोट्स। हम लोग हैंड रिटन नोट्स के साथ पढ़ने वाले हैं जिसके माध्यम से हमने पहले पढ़ाया है। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें कि हमारे सामने 11th के केमिस्ट्री में क्या क्या सिलेबस होने वाला है। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस रहा। कुल मिला करके 8-9 सब चैप्टर है हमारे सामने, इनके सब टॉपिक्स भी हैं। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हमारे सामने कुल इतना सिलेबस है जिसमें हम लोग पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत करेंगे। ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोगों को ज़्यादा करना है, मैथ वाला पोर्शन यहाँ पर आप लोगों का ज़्यादा आएगा। तो कोशिश कीजिएगा जिसका मैथ्स बेसिक ठीक है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट जहाँ समझाएंगे तो वहाँ पर तो क्लियर हो ही जाएगा। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा अच्छे से। आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सम बेसिक केमिस्ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट में जो हमारा पहला चैप्टर है, तो थोड़ा बहुत हम लोग केमिस्ट्री के डिफिनीशन के बारे में जान लेते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि केमिस्ट्री, व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सीधी सी बात है कि केमिस्ट्री में हम एटम्स एंड मॉलिक्यूलर लेवल पर चर्चा करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, because it deals with composition, structure, properties and interaction of matter। ठीक है, बात करते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल हम अपने डेली लाइफ में हर एक जगह यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर, जो एग्रीकल्चर के बैकग्राउंड से हैं, जो खेती या कृषि करते हैं उन्हें पता होगा। ठीक है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड। ठीक है, प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज़ करते हैं। ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स मतलब हो गया मेडिसिन, मेडिसिन मेडिसिन मतलब कि दवा। ठीक है, पॉलीमर्स के रूप में यूज करते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट मतलब साबुन और डिटर्जेंट सर्फ के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। और बात करते हैं कि इसका और भी यूज है, जैसे कि हेल्थ केयर में अगर बात किया जाए कि इसका हेल्थ केयर में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिस्प्लेटिन और टैक्सोल। ठीक है, ये दोनों दोनों जो है कैंसर थेरेपी में हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए केमिस्ट्री का यूज हेल्थ केयर में भी है। एजेटी के बारे में बात करें, जिसको हम एजिडोथाइमिडीन भी बोलते हैं, जो एड्स ट्रीटमेंट के लिए हेल्पफुल है। अब इसका नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ और सिर्फ फायदा भी है। हमने केमिस्ट्री से जितनी भी चीज़ें बनाई हैं अपने डेली लाइफ को आसान करने के लिए, तो उसमें से कुछ ऐसे भी चीज़ें जो पॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, लेडेड पेट्रोल हो गया, इसका साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल ओजोन डिप्लीशन, इसकी वजह से ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बात किया था कि जो केमिस्ट्री है इसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। तो एटम्स क्या है? पार्ट ऑफ मैटर। ठीक है, तो मैटर के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं कि मैटर क्या है। कोई भी वैसे सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, शेप हो, वॉल्यूम हो और मास हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर को अगर हम फिजिकली क्लासीफाई करें तो हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे होंगे। केमिकली अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो इसको हम दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज प्योर सब्सटेंस एंड अनदर इज मिक्सचर्स। प्योर के बारे में बात करें तो प्योर में क्या हो सकते हैं? एलिमेंट आएंगे और कंपाउंड्स आएंगे। जबकि मिक्सचर्स में बात करें तो ये होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो सकते हैं। मतलब कि मिक्सचर में क्या होंगे? कंपोजिशन वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये देखिए, ये सेम चार्ट आपके एनसीईआरटी पर दिया हुआ है, वहीं से ये चार्ट लिया गया है। आप लोग अपना एनसीईआरटी, हम एक ही बुक रेकमेंड करेंगे कि आपके पास आपका एनसीईआरटी बुक जरूर हो। ठीक है, एनसीईआरटी बुक होना ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप लोग भटकिएगा दूसरे बुक के लिए या सिलेबस के लिए। किसी भी सिलेबस के लिए कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने क्लासीफाई किया फिजिकल बिहेवियर पर और केमिकली बिहेवियर पर। ठीक है, फिजिकली बिहेवियर पर क्लासीफाई किया इन्होंने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, केमिकली इन्होंने एलिमेंट एंड कंपाउंड, मिक्सचर्स। मिक्सचर्स में कौन कौन आते हैं? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या होता है होमोजीनियस, क्या होता है हेट्रोजीनियस, सब कुछ के बारे में हम आगे डिटेल से देखते हैं। आइए बात करते हैं, थोड़ा बहुत हम बात कर लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। हमने क्या बात किया कि हमारे पास जो मैटर होता है वो तीन फॉर्म में होगा, या तो सॉलिड में होगा, या लिक्विड में होगा, या फिर गैस के फॉर्म में होगा। अगर बात करते हैं वो सॉलिड के फॉर्म में है, ठीक है,
तो उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, उसका शेप एकदम फिक्स होगा। उसका शेप कैसा होगा, उसका जो शेप होगा वो फिक्स होगा। ठीक है, अगर वो लिक्विड है तो लिक्विड का आप लोगों को पता है कि उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता। जैसे कि पानी है, क्या पानी का शेप फिक्स होता है? अगर हम उसको ग्लास में डालें तो ग्लास के शेप का आ जाएगा, अगर उसको हम बाल्टी में डालें तो बाल्टी का शेप ले लेता है। ठीक है, उसी तरह से गैस है, गैस का भी शेप फिक्स नहीं होता, ये भी इंडिफिनिट होता है। फ्लो, उसके बाद करते हैं फ्लो करने की टेंडेंसी किसके पास होती है। तो हम जानते हैं कि जो सॉलिड है वो फ्लो नहीं करता है, लेकिन लिक्विड और गैस ये फ्लो करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम के बारे में अगर बात करें तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी फिक्स होता है, लेकिन गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट बात करें रिजिडिटी। रिजिडिटी किसके पास होगा? तो रिजिडिटी सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के पास होगा, लिक्विड और गैस के पास रिजिडिटी नहीं होता है। फिर बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसके इंटरमोलिकुलर अंदर किसके एटॉमिक लेवल पर बात करें तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो ठीक है, जो सॉलिड होता है वो एकदम टाइट होता है, हार्ड होता है, तो उसके बीच में जो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। लिक्विड में कम होता है और गैस में तो बहुत ही कम होता है भाई। आगे बढ़ते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस के बारे में। तो हमने अभी अभी बात किया कि जिसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस जितना ज़्यादा, ठीक है, हम अभी भी क्या देख रहे थे, हमने देखा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सॉलिड में क्या होता था, इसके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता था, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं होता था। ठीक है, तो जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा मॉलिकुलर लेवल पर। तो यहाँ पर देखिए सॉलिड में स्पेस बहुत ही कम होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इसीलिए इसमें जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। बात करते हैं इंटरमीडिएट में, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इससे थोड़ा सा सॉलिड से थोड़ा सा कम होगा, और गैस में तो बहुत ही कम होता है, ये तो बवाल मचा के रखता है। बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग की प्रॉपर्टी किसके पास होती है। तो हम जानते हैं दो ईंट को आप एक जगह रखिए तो कभी नहीं मिक्स होगा, लेकिन दो दो टाइप्स के पानी आप एक जगह रख लीजिए, एक में कलर घोल दीजिए, एक में नहीं घोलिए, और दोनों को एक जगह उड़ेल दीजिए, एक जगह एक सरफेस पर डाल दीजिए। ठीक है, देखिएगा कि दोनों ही आपस में क्या हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, तो इसके पास भी मिक्स होने की, डिफ्यूजन करने की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन ये एज कंपेरिजन टू गैस थोड़ा सा कम होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। बात करते हैं कंप्रेसिबल, कौन सा सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है? सॉलिड सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है, लिक्विड उससे कम कंप्रेसिबल होता है, और गैस जो है हाईली कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी के बारे में। क्या होता है थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मैटर। कोई भी मैटर है तो उसके पार्टिकल कितने मूवमेंट कर रहे हैं उसके उसके ऊपर डिपेंड करता है थर्मल एनर्जी। ठीक है, आइए थोड़ा बहुत हम लोग थर्मल एनर्जी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये रहा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल की मूवमेंट से जो एनर्जी डेवलप करता है उसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा पार्टिकल किसका मूव करेगा, गैस का, तो गैस में सबसे ज़्यादा होंगे, लिक्विड में उससे कम, और सॉलिड्स में सबसे कम होंगे। मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल की वजह से अगर थर्मल एनर्जी हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि इफ थर्मल एनर्जी इंक्रीजेज, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज। अगर थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तो हम क्या समझ जाएंगे कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल भी बढ़ रहा है। यहीं पर कुछ टर्म है फ्लूइड। फ्लूइड किसको कहेंगे? विच है टेंडेंसी टू फ्लो, जिसके पास फ्लो करने की टेंडेंसी है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। तो गैस को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं और लिक्विड को भी हम फ्लूइड कह सकते हैं। सॉलिड्स के बारे में हमने बात किया था कि ये रिजिड होता है बिकॉज व्हेन फोर्स इज अप्लाइड then there is slight vibration occurs in solids, no dislocation, no displacement। कहना ये चाह रहा है कि जब हम कोई भी सॉलिड पर क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बहुत हमको स्लाइड से थोड़ा सा हमको वाइब्रेशन देखने को मिलता है, किसी भी तरह का डिसलोकेशन या डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्मल एनर्जी आप लोगों को पता चल गया। थर्मल एनर्जी क्या होता है? सॉलिड्स में क्या होगा, थर्मल एनर्जी सबसे कम होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल उतना, इसका जो क्या कहते हैं मॉलिक्यूल्स है उतना मूव नहीं करता है, जबकि लिक्विड का इससे ज़्यादा और गैस का इससे भी ज़्यादा करता है
मोशन के बारे में बात करें, सॉलिड में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, लिक्विड में वाइब्रेशनल एंड ट्रांसलेशनल मूवमेंट दोनों भी हो सकता है, और गैस में 3 प्रकार के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं मोशन आपको, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। डेंसिटी के बारे में बात करें तो सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, दैट्स वाई इसका जो डेंसिटी होता है वो हाई होता है, लिक्विड का इससे कम होगा और गैस का भी उससे भी कम होगा। आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं सॉलिड और लिक्विड गैस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ टर्म। जब हम मान लीजिए आपके पास ये कोई बर्फ का टुकड़ा है, किसी का बर्फ का ये टुकड़ा है, ठीक है, हमने उसको क्या किया, हीट किया, तो वो मेल्ट होकर के लिक्विड में बदलेगा, ठीक है, और फिर जो लिक्विड है हम उसको हीट करें तो वो वेपराइज यानी कि वाष्पीकरण होने लगेगा और वो फिर गैस के फॉर्म में बदल जाएगा। तो जब सॉलिड से लिक्विड की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सब्लिमेशन। क्या नाम देते हैं? सब्लिमेशन। और जब हम गैस से सॉलिड की तरफ मूव कर रहे हैं तो हम इस प्रोसेस को डिपोजिशन, एब्लिमेशन या इसको भी हम सब्लिमेशन कह सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज मैटर। एनसीईआरटी पर देखिएगा, मैटर को इसी हिसाब से भी उन्होंने क्लासिफाई किया है। बात करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। क्या होता है एटम्स? हम जानते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसका सबसे छोटा सा जो यूनिट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया और सोडियम हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है? मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उससे को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में कंबाइन किया तो क्या बना है? O2 बना है, एक से ज्यादा एटम है, उसी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो ये दो टाइप्स के हो सकते हैं, होमो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक। यहाँ पर देखिए तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके O2 बनाया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाया है? H2 बनाया है। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दो अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है। अगर एक ही टाइप का एलिमेंट कंबाइन करके क्या कर रहा है, कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो हम उसको बोलेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। लेकिन अगर डिफरेंट टाइप का एलिमेंट कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहा है या मॉलिक्यूल बना रहा है तो उसमें हम उसको बोलेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2O हो गया, H2SO4 हो गया, जब ये हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या देखा था एटम के बारे में। एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ठीक है। उसके बाद मॉलिक्यूल के बारे में हमने क्या बात किया था? मॉलिक्यूल क्या होता है? अलग मॉलिक्यूल में क्या होता है कि एक से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन करेंगे। कंपाउंड में क्या होंगे? कंपाउंड भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, लेकिन हम इसको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट आकर के कंबाइन करते हैं और कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने एटम के बारे में जाना, एटम के बारे में जाना, हमने मॉलिक्यूल के बारे में जाना, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का सीधा सा मतलब है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट, मतलब कितना एटम प्रेजेंट है उसी को हम कहते हैं एटॉमिसिटी। जैसे कि यहाँ पर S8 है, मतलब सल्फर 8 हुआ है, तो ये जो सल्फर 8 हुआ है, ये जो 8 को सल्फर है, यही 8 को क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी। मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में कितने प्रेजेंट है, उसके कितने एटम्स है, उसी को हम क्या कहेंगे? एटॉमिसिटी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए H2O में क्या होता है? हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं कुछ लिखा है तो 1 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 1 हो गया। लेकिन इस पूरे के पूरे ओवरऑल इस पूरे के पूरे कंपाउंड में कितने पूरे के पूरे कंपाउंड का अगर एटॉमिसिटी पूछे तो कोई नहीं, जो जो एलिमेंट है उसका एटॉमिसिटी निकाल के जोड़ देना है। इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना है? 2, ऑक्सीजन का कितना है? 2, 1। दोनों को जब एड ऑन कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ करके कितना आएगा? 3। बस ये हो गया किसी भी कंपाउंड का क्या आ गया, या मॉलिक्यूल का क्या आ गया? हमारे पास एटॉमिसिटी आ गया। बस सेम चीज है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज है, एटॉमिसिटी के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को कि पूछ रहा है 20 molecules of H2SO4 has dash atoms of हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। पूछ रहा है कि आपके पास 20 को मॉलिक्यूल है H2SO4 का, तो उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स होंगे, सल्फर के कितने होंगे और ऑक्सीजन के कितने होंगे? सिंपल सी बात है। हम जानते हैं कि अगर एगो मॉलिक्यूल है, एगो मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितने हैं, सल्फर कितने हैं, सॉरी,
एगो मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसमें हाइड्रोजन कितने हैं और सल्फर कितने हैं, ठीक है, सल्फर कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं उसको देख लीजिए। एगो मॉलिक्यूल में यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 2, सल्फर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1, ठीक है, और ऑक्सीजन कितना है, 4, ठीक है। अब पूछ रहा है एगो में जब इतना है तो 20 गो में कितना होगा, सबको 20 से मल्टीप्लाई कर दो नहीं यार, सब निकल जाएगा आराम से, हमारे सामने वैल्यू आ जाएगा। सबको 20 से मल्टीप्लाई कीजिए 20 से, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल, सॉरी कितने एटम्स हो जाएंगे, 40, ठीक है। और सल्फर के कितने आ जाएंगे, 20, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कितने आ जाएंगे, 80। हो गया आंसर इसका। अब इस केस में अगर पूछे कि ओवरऑल टोटल जो है एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा, टोटल 20 गो मॉलिक्यूल में सबका एटॉमिसिटी कितना आ जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर, सबको ऐड ऑन कर दो, हमारे सामने आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये भी बन जाएगा, आप लोग बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके बावजूद भी अगर दिक्कत होगा तो एक डिटेल लेक्चर हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ हम दे देंगे। अब बात करते हैं एटम के साथ। एटम के साथ कुछ कुछ, अब जैसे हर एक गुरु के पास उसका चेला होता है, तो एटम के पास भी, एटम के परिवार में भी कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। एटम के परिवार में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम सिंपल ई या ई के पावर माइनस से भी हम डिनोट कर सकते हैं। इसके बारे में बात करें तो इसका जो एक्चुअल चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। रिलेटिवली अगर इसका चार्ज देखें तो हम -1 ले सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर इसका जो मास देखें तो इतना होता है रिलेटिवली मास, ये लगभग लगभग 0 के आसपास में हम ले सकते हैं जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो प्रोटॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन को हम पी या ई टू दी पावर प्लस से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोटॉन पर इतना चार्ज होता है, इसको हम रिलेटिवली +1 लेकर के कंसीडर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली मास इतना होता है 1 AMU के अप्रॉक्स हम इसको लेकर के काम कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल शो कर सकते हैं। न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, ये 0 होता है। अगर चार्ज 0 है तो रिलेटिव चार्ज भी इस पर 0 हो जाएगा। इसका मास, न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के बराबर होता है, तो इसका जो रिलेटिव मास भी होगा वो भी सेम होगा। आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी एटम है तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ठीक है। कोई भी एटम है, सपोज कीजिए ये कोई एटम है, तो इसके बीच में होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में जो कोई चीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। और इसके पेरिफेरी पर होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो होते हैं ना घर के छोटे बेटे आवारे के जैसे घूमते रहते हैं, तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। बात करते हैं तो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास उसका सिंबल होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का सिंबल होता है, ऑक्सीजन का सिंबल वो होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास उसका सिंबल होना चाहिए। फिर उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए जिसको हम जेड के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। और एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मास नंबर होना चाहिए जिसको हम ए के द्वारा डिनोट करते हैं। मास नंबर हो गया कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो मास नंबर होगा, ठीक है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, सेंटर पर होता है, इसको हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, इसको हम कलेक्टिवली हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एटम है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सपोज ये कोई एटम है तो नीचे में इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, और ऊपर में क्या होगा, एटॉमिक मास को हम ए से डिनोट करते हैं। तो इस हिसाब से हम किसी भी एटम को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर कितना है, 16 है, तो नीचे वाला क्या एटॉमिक नंबर है। अच्छा, इसको हम किसी से डिनोट करते हैं, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं, ऊपर वाला को ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी वही चीज दिया हुआ है, यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई भी अगर एटम है तो एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर है उसी को हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं। और न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, मास नंबर। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना है तो पूरे के पूरे मास नंबर में से हम क्या करते हैं, पूरे के पूरे मास नंबर में से अगर प्रोटॉन नंबर हम माइनस कर दें तो न्यूट्रॉन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब कि ए माइनस जेड, वही चीज यहाँ पर हम समझाएंगे। यार चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज केमिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है। अगर हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी केमिकल में तो क्या करवा रहे हैं, हम उसमें इलेक्ट्रॉन में हम रिएक्शन करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को चेंज कर रहे हैं।
अगर हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन में चेंज करवाएंगे तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाएगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए या होगा भी कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन ही करवाया जाता है और बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिया है हीलियम का। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो यहाँ पर पूछ रहा है प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम पी से डिनोट करते हैं, तो प्रोटॉन नंबर मतलब कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसको प्रोटॉन नंबर कहते हैं। तो प्रोटॉन नंबर कितना हो जाएगा? 2। न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोलते या मास बोलते, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो कितना है? ऊपर वाला को हम मास नंबर भी कहते हैं और इसी को न्यूक्लियस भी कहते हैं। तो कितना आ गया? 4। ठीक है, अब अगर न्यूट्रॉन पूछे तो कुछ नहीं करना है, ऊपर में से नीचे को माइनस कर देना। ऊपर कितना? 4, नीचे कितना? 2। तो 4 में से 2 को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2। हो गया हमारा न्यूट्रॉन का वैल्यू आ गया। इसी तरह से जितने भी एटम्स रहेंगे उसका प्रोटॉन न्यूट्रॉन और अगर दिया हुआ है तो इस हिसाब से फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा मुद्दा फंसेगा इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन में भी कुछ नहीं करना है। अगर कोई भी पार्टिकल है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, चार्ज मतलब या तो उस पर पॉजिटिव में कुछ नंबर होंगे या नेगेटिव में कुछ नंबर होंगे। लेकिन अगर कोई नंबर नहीं है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना आता ही है। इलेक्ट्रॉन में के केस में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मुद्दा फंसेगा अगर उस पर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है। अगर माइनस चार्ज है तो हम उसको एनायन बोलते हैं, ठीक है, निगेटिवली चार्ज को। ठीक है, अगर माइनस चार्ज है तो समझना है कि उन्होंने क्या किया है? इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया है। लेकिन अगर प्लस चार्ज है उसको हम कैटायन बोलते हैं। ठीक है, और अगर प्लस चार्ज है तो उसको हम क्या कहेंगे कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस किया है, इलेक्ट्रॉन दे दिया है किसी को। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं करना है। अगर माइनस में चार्ज है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए प्रोटॉन में उस चार्ज को जोड़ देना है। तो ठीक है, प्रोटॉन में उस वैल्यू को जोड़ देना है। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन कितना है? 10, न्यूट्रॉन कितना आया है? 9। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन का नंबर कितना है? 10। ठीक है, उसमें हम इस चार्ज के वैल्यू को जोड़ देंगे। चार्ज का वैल्यू कितना है? 2। यहाँ पर हम बस ये देखेंगे कि प्लस में है या माइनस में, इस चीज को यहाँ पर नहीं अप्लाई करेंगे। सबको हमको इसके अकॉर्डिंग काम करना है। अगर माइनस में है तो इसको जोड़ देना है और अगर प्लस में रहेगा तो घटा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? माइनस में है तो इसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10 + 2 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉन। अगर यही चीज प्लस में है, ठीक है, तब क्या करना है? 10 - 2 कर देना है। अगर प्लस वाला रहेगा तब प्रोटॉन में से हम इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। और अगर माइनस में चार्ज है तो प्रोटॉन में से हम इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। कोई दिक्कत हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉन नंबर निकल जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कैटायन है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो नंबर होगी वो प्रोटॉन से कम होगी। और अगर एनायन है मतलब कि पॉजिटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? सॉरी, एनायन है निगेटिवली चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। आगे बढ़े। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं हो तो कोशिश कीजिए, सॉल्यूशन है, कोशिश कीजिए बन जाएगा। नहीं हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, आज का लेक्चर रखते हैं। पहला लेक्चर इतना ही तक। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था। ठीक है, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आज के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्द। ठीक है, थैंक यू।